अभिषेक झा जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं चर्चा की। केसीआर पहुंच रहे हैं बिहार, नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे, तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे, लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि एक कॉमेडी शो चल रहा है। ये हर बार चलता है और कोई हंसता भी नहीं है, फेल हो जाता है, ये कोई सफल नहीं होगा। केसीआर अपनी बेटी को नहीं जिता पाए, लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी को नहीं जिता पाए, और ये पार्टियां अपने क्षेत्र में कमजोर होती जा रही है, उनको साथ लाकर क्या उखाड़ लीजिएगा? बेचैन है कि सिर्फ मुलाकातों का दौर अभी शुरू हुआ है और इनके अंदर की बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन इस तरह से बढ़ चुका है कि इनकी तरफ से ऐसे बयान आने शुरू हो गए कि विघ्नेश, ये सिर्फ शुरुआत है। अभी तो विपक्षी एकता की बात हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बड़ी मजबूती के साथ कही। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी संस्कृति बनाई है कि इनके साथ कोई घटक दल आगे चल नहीं सकता है, और देश के स्तर पर एक मजबूत विकल्प तैयार होना बेहद आवश्यक है। इसके लिए जरूरी है कि सभी विपक्षी दल बैठे और डिस्कशन हो। केसीआर का यहाँ आना एक तरह से उत्तर और दक्षिण का मिलन जैसा है। आप ये समझिए कि अगर उत्तर और दक्षिण मिल जाएंगे तो फिर ये इन लोगों को मध्य में भी जगह नहीं मिल पाए। तो सभी जो विपक्षी दलों के प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, उनसे तो नीतीश कुमार जी की पहले भी बातचीत होती ही रहती थी। अब इसी क्रम में केसीआर जी आ रहे हैं और बिहार में बहुत सकारात्मक बातचीत होगी। पूरे देश में एक सकारात्मक संदेश जाएगा, विपक्षी एकता को और बल मिलेगा, और राष्ट्रीय स्तर पर कैसे ये प्लेटफॉर्म तैयार हो सके, इस पर आगे गहन मंथन और भी पार्टियां, सभी पार्टियां मिलकर बैठेंगी और रणनीति तैयार होगी कि 2014 वाले कैसे 2024 में नहीं आए, इसकी रणनीति तैयार। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाकर, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाकर सिर्फ हिंदू मुस्लिम और तुष्टीकरण की राजनीति की है, वो राजनीति बेहद खतरनाक है। देश में कैसा माहौल इन लोगों ने बना दिया है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ अभिषेक झा जी। संजय टाइगर जी हमारे साथ मौजूद है। आप सवाल उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी की झटपटाहट है, विपक्षी पार्टियों के नेता एकजुट हो रहे हैं। संजय टाइगर जी, जवाब दीजिए। देखिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है। हर लोकसभा चुनाव के पहले ऐसी कवायद होती है और उसका परिणाम क्या आता है, हश्र क्या होता है, सबने देखा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले इसी मुहिम में चंद्रबाबू नायडू जुटे थे। मुझे तो हंसी आती है कि मतदान हो जाने के बाद भी परिणाम के पहले वो कवायद कर रहे थे। खुद चारों खने चीत हो गए, बाकी का हालात सबने देखा है। तो आपके पास कोई चेहरा नहीं है, आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, केवल बीजेपी विरोध का एजेंडा है, और आपके पास संगठन नहीं है। अब केसीआर को बिहार में उनके पार्टी को कौन जानता है, और नीतीश कुमार जी को तेलंगाना में उनके पार्टी को कौन जानता है? तो ये दोनों मिले, इससे क्या फर्क पड़ता है? और पहले भी अधिकांश पार्टियां हमारे विरोध में रही हैं। इनको पता है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी के मुकाबले हम टिक नहीं पाएंगे, फिर 24 के आंधी में इनको उड़ना है। तो कोशिश कर रहे हैं कि शायद हम बच जाए, और चंद्रबाबू नायडू की खुद जमीन खिसक गई है। और जो इस बार प्रयास कर रहे हैं केसीआर साहब, अभी आपने देखा वहां विधानसभा का 2 उपचुनाव हुआ, दोनों में हार गए। वहां कुल 17 महज सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें उनके पास अभी 9 सीटें हैं, बीजेपी के पास 4 सीटें हैं। अभी जो लोकल बॉडी का चुनाव हुआ उसमें बीजेपी ताकतवर पार्टी के रूप में उभरी है, तो उनकी तो खुद जमीन खिसक गई है। तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है। कमाल ये है कि तुमको फिर भी यकीन नहीं है। तो ये कोशिश कर रहे हैं, कवायद कर रहे हैं, और नीतीश कुमार को कौन मानेगा चेहरा? अभी संदीप दीक्षित ने कुछ दिन पहले कहा कि क्या गारंटी है नीतीश कुमार की कि फिर पलटी नहीं मारेंगे। ये तो देश इनको पलटी मार कर रहा है, तो इन पर तो भरोसा किसी को है नहीं। क्या ममता जी उनको मानेंगी? क्या केजरीवाल मानेंगे? तो आप बिहार में 3 नंबर की पार्टी है नीतीश कुमार जी, 43 विधानसभा के महज सीटें जीते थे, 14 में अकेले लड़े थे तो महज 2 सीटें मिली थी। तो आपको नेता कौन मान रहा है? तो सवाल पहले तो नेता ये लोग तय करें, और नेता तय भी कर लेंगे तो इन पार्टियों का एक दूसरे राज्य में कोई आधार हो, तब न गठबंधन का कोई फायदा इनको मिलेगा। बिहार में केसीआर को कोई नहीं जानता, अब नीतीश कुमार 2024 के लिए रणनीति बना रहे हैं। चलिए, आपने कहा नेता की बात की, अकेले टक्कर नहीं दे सकते, इसीलिए वो
सभी को एकजुट कर रहे हैं, एकजुटता को बना रहे हैं, उसको ताकत दे रहे हैं। अब नीतीश कुमार फ्रंट पर हैं, जिन्होंने आपको देखिए बिहार में मात दी है। देखिए, नीतीश कुमार को आरजेडी ने चने के झाड़ पे चढ़ाया है। वो चाहते हैं कि नीतीश बिहार की पॉलिटिक्स से दिल्ली चले जाए, कुर्सी तेजस्वी यादव को मिल जाए। अब इस गलतफहमी में नीतीश कुमार हैं, आपके चेहरे को कौन मानेगा भाई? बिहार में 3 नंबर की पार्टी है और लोग जानते हैं, देश जानता है कि आपके चेहरे की चमक तब थी जब बीजेपी ने कमल का लेप लगाया था। अब वो लेप उतर चुका है, आप न 3 में है न 13 में है। अब सपने देखिए, कहा था कलाम साहब ने कि इंसान को बड़ा सपना देखना चाहिए, लेकिन सपना भी अपने साइज का देखना चाहिए। जी बोलिए अभिषेक झा जी, जल्दी से, फिर मैं दूसरे मेहमानों का रुख करूंगी। एक तो भारतीय जनता पार्टी एक विश्वासघाती पार्टी, और दूसरा इन लोगों को एक बेसिक सी रणनीति नहीं समझ में आती है कि जितने भी प्रदेश में विपक्षी मजबूत पार्टियां हैं, सिर्फ उन पार्टियों ने अगर इनका काम तमाम अपने अपने प्रदेशों में कर दिया है। आज इनकी सीटों की संख्या 303 है, 273 बहुमत का आंकड़ा है, सिर्फ 30 सीटें कम करनी है। भैया 30 सीटें तो उनकी बिहार से ही कम हो जानी है, इसके बाद तो बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना। अभी राष्ट्रपति चुनाव में आपको ताकत का अंदाजा नहीं लगा? उपराष्ट्रपति के चुनाव में और राष्ट्रपति के चुनाव में कितनी पार्टियां हमारे साथ हैं? राष्ट्रपति चुनाव के हिसाब से अगर आप लोकसभा का भ्रम में जी रहे हैं, भ्रम में मत जी। अरे और देखिएगा कि इसका परिणाम अरे अपने दायरा को समझिए, दायरा को समझिए, साइज का सपना देखिए भाई। दायरा सीमित होगा, चिंता मत करिए। कभी आप ही तो एमपी, 2 एमपी और 3 एमपी वाली पार्टियां। छोड़िए, किस जमाने की बात कर रहे हैं आप? वर्तमान में जीना सीखिए, अतीत में जीने के बजाय वर्तमान में जीना सीखिए, सेहत के लिए ठीक रहेगा। संजय टाइगर जी कह रहे हैं अभिषेक झा जी की वर्तमान में तो अभी दूर दूर तक कोई भी नेता नजर नहीं आ रहा है, तो जो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर ले। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।